नमस्कार दोस्तों, आज है 29 अक्टूबर 2021। 29 अक्टूबर 2021 से संबंधित जितना भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है सभी न्यूज़ को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप लोग इसका पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। पहला इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, पटाखों पर प्रतिबंध किसी समुदाय के खिलाफ नहीं। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बोला गया है कि अगर पटाखे पर प्रतिबंध लगाया जाता है तो किसी समुदाय के खिलाफ नहीं है, जनहित में लगाया गया है प्रतिबंध। आपको पता होगा कि दिल्ली में जो है प्रदूषण बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है ठंडी के दिनों में। अगर पटाखे छोड़ा जाएगा तो और प्रदूषण बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो उसी लिए सुप्रीम कोर्ट का बोलना है कि जनहित में लगाया गया है प्रतिबंध। मौज मस्ती के लिए दूसरे के जीवन से खेलने की इजाज़त नहीं दी जा सकती है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बोला गया है। तो आपको इतना ही याद रखना है कि जो पटाखे पर प्रतिबंध जो है किसी समुदाय के खिलाफ नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बोला गया है। ये आपसे स्टेटमेंट के रूप में पूछा जा सकता है। यहाँ पर नीचे लिखा भी गया है कि पटाखों में प्रतिबंधित रसायनों के प्रयोग पर जो है फिर जताई नाराज़गी और कहा आदेश पूरी तरह लागू करें। आपको पता है कि जो आपके ये पटाखे हैं, ये पटाखे फिर भी दिल्ली में मिल रहे थे। तो इसी क्रम में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बोला गया कि जो आदेश को सख्ती ढंग से लागू नहीं किया जा रहा है, उसे सख्ती ढंग से लागू किया जाए और जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया उस आदेश को पालन कराया जाए। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बोला गया है कि सभी तरह के पटाखों पर रोक नहीं लगाई गई है। तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बोला गया है कि जो कंपनियां हैं वो ग्रीन पटाखे जो पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करती है, उस पटाखे को कंपनियां बना भी सकती है और जो आम जनता है उस पटाखे को तोड़ भी सकते हैं, उस पटाखे को जला भी सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है कि आसियान देशों के हितों को केंद्र में रखकर बनाएंगे हिंद प्रशांत नीति। तो किसके द्वारा बोला गया? तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा बोला गया भारत आसियान शिखर सम्मेलन की बैठक में। आपको याद रखना है कि जो भारत आसियान शिखर जो बैठक हुआ, इसकी अध्यक्षता किस देश के द्वारा की गई है? तो ब्रुनेई के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई है। नोट कीजिएगा, ब्रुनेई के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई है। और भारत के जो प्रधानमंत्री हैं भारत आसियान शिखर सम्मेलन में बोलते हैं कि जो भी हिंद प्रशांत क्षेत्र में नीति बनाई जाएगी, उन आसियान देशों को, जो आपके आसियान में 10 कंट्री हैं, उन्हें ध्यान में रखकर बनाई जाएगी। साथ में आपको यहाँ पर याद रखना है कि वर्ष 2022 को जो है भारत आसियान फ्रेंडशिप वर्ष के तौर पर मनाने का फैसला किया गया है। ये आपसे पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में। उसके बाद आपको याद रखना है कि आसियान में कितने कंट्री हैं। तो आसियान में आपके 10 कंट्री हैं। कौन कौन कंट्री हैं? तो यहाँ पर देख लीजिए, म्यांमार है, उसके बाद थाईलैंड है, और थाईलैंड के आप नीचे आइए तो कंबोडिया है, और कंबोडिया के नीचे आइए सिंगापुर है, सिंगापुर से नीचे आइए तो इंडोनेशिया है, और उसके बाद है मलेशिया है, ब्रुनेई है, जो ब्रुनेई देख रहे हैं, ब्रुनेई के द्वारा ही जो आसियान है उसकी अध्यक्षता की गई है। उसके बाद ये फिलीपींस भी आपको याद रखना कि आसियान का मेंबर है, लाओस है और वियतनाम है, इसे याद रखिएगा। जो आसियान है इसकी स्थापना कब की जाती है? तो बैंकॉक घोषणा के अनुसार जो है 8 अगस्त 1967 को जो है आसियान की स्थापना की जाती है। और इसका सचिवालय कहाँ पर है? तो जकार्ता में इसका सचिवालय है। उसके बाद नेक्स्ट है कि तकनीक की मदद से अभेद की जाएगी तटीय सुरक्षा। किसके द्वारा बोला गया? तो अमित शाह के द्वारा बोला गया है। इसे आप लोग एक बार पढ़ लीजिए। यहाँ पर लिखा गया कि तटीय सुरक्षा के लिए विशेष पुलिस कैडर के गठन का सुझाव प्रधानमंत्री जल्द ही सभी हितधारकों के साथ करेंगे बैठक। तो इसके बारे में आप देख लीजिए। तो सबसे पहले जो है तटीय सुरक्षा को अभेद करने के लिए जो है अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। किसके द्वारा बोला गया है? तो अमित शाह के द्वारा बोला गया, जो हमारे गृह मंत्री हैं। उसी क्रम में जो है गृह मंत्री से संबंधित जो संसदीय आपके सलाहकार समिति की जो बैठक में शामिल आपके जो गृह मंत्रालय के ऑफिसर थे, उनके द्वारा सुझाव दिया गया। उनके द्वारा क्या है, गृह मंत्रालय के जो सदस्य थे उनके द्वारा तटीय सुरक्षा को लेकर जो अभेद करने के लिए, मतलब कि जो सुरक्षा में चूक ना हो, तो उसके लिए सलाह दिया गया। तो कौन कौन सा सलाह दिया गया इसे आप लोग देख लीजिए, कौन कौन सा पॉइंट दिया गया है। तो पहला दिया गया कि राज्य में जो है अलग से तटीय पुलिस कैडर के गठन किया जाएगा, और तकनीक की मदद से जो है जो द्वीपीय और तटीय क्षेत्रों की निगरानी की जाएगी। आपको याद होगा कि जब 2009 में, आपको याद है ना, जो मुंबई में अटैक होता है, जो कसाब उसमें पकड़ा जाता है, तो उसमें क्या था कि उस समय जो हमारा टेक्नोलॉजी था बहुत बिग था। उसी का फ़ायदा उठाकर जो है पाकिस्तानी आतंकवादी आपके मुंबई में घुस जाते हैं और आतंकवादी हमला कर देते हैं। तो इसीलिए बोला जा रहा है कि तकनीक की मदद से जो है द्वीपीय और तटीय क्षेत्रों की निगरानी की जाएगी, और तटीय क्षेत्रों को चौमुखी विकास के लिए जो है उचित
मात्रा में जो है बजट का आवंटन किया जाएगा। साथ में पुलिस कर्मियों के विशेष प्रशिक्षण की व्यवस्था करने और मछुआरों को भी प्रशिक्षण देने का भी आपके सुझाव दिया गया है कमेटी के द्वारा, जो बैठक हुआ उसमें। उसके बाद है कि साथ ही जो समुद्र में जहाज़ों और मछली पकड़ने वाली जो नौकाओं के बीच में टक्कर हो जाता है, उन घटनाओं को रोकने के लिए भी आपके तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। नेक्स्ट है कि इटली में 29 से 31 अक्टूबर तक G20 देशों की बैठक में हिस्सा लेंगे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो इस बार जो है G20 बैठक किस देश में आयोजित की जा रही है, तो इटली में इसका अध्यक्षता भी इटली के द्वारा इसकी अध्यक्षता की जा रही है, जहां पर भारत के प्रधानमंत्री को इनवाइट किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट है कि ग्लासगो में 1 से 2 नवंबर को जलवायु परिवर्तन में भी शामिल होंगे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो लगातार चर्चा में बना हुआ है, सब आप लोग डेली देख भी रहे हैं। उसके बाद इंपॉर्टेंट आपके लिए ये है, 1 सन 1 वर्ल्ड 1 ग्रिड करेंगे लॉन्च। तो किसके द्वारा लॉन्च किया जाएगा, तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है लॉन्च किया जाएगा 1 वर्ल्ड 1 सन और 1 ग्रिड, मतलब 1 सूरज 1 वर्ल्ड और 1 ग्रिड। ठीक है, ये मामला क्या है, आप यहाँ पर इसे एक बार पढ़ लीजिए। यहाँ पर लिखा गया है 1 विश्व 1 सूर्य और 1 ग्रिड के बारे में, इसे आपको ध्यान से पढ़ना है। 1 विश्व 1 सूर्य 1 ग्रिड की अवधारणा जो है भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा वर्ष 2018 में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की पहली सभा में प्रस्तुत की गई थी। किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी, आपको स्टेटमेंट के रूप में आ जाएगा। तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इस कार्यक्रम के तहत जो है क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक दूसरे से जुड़े हुए ग्रीन ग्रिड, नोट करना है, ग्रीन ग्रिड की स्थापना के माध्यम से जो है विभिन्न देशों के बीच जो है ऊर्जा साझा करने तथा ऊर्जा आपूर्ति में संतुलन स्थापित करने का प्रयास किया जाएगा। अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो आपको लास्ट में समझा भी देंगे। प्रस्तावित योजना के तहत जो है इस कार्यक्रम को 3 चरण में लागू किया जाएगा। तो किस किस चरण में लागू किया जाएगा, यहाँ पर इसे आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और योजना के तीसरे चरण में जो है विद्युत आपूर्ति के लिए वैश्विक स्तर पर विद्युत ग्रिडों को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। ये आपसे पूछा जा सकता है। अच्छा, ये मामला क्या है, देखिए आप यहाँ समझ लीजिए, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो। जैसे कि पूरा दुनिया है, पूरा दुनिया है ना, पूरा ये दुनिया है, पूरी दुनिया में एक सूरज है ना। तो ये सूरज जो है 24 घंटा किसी न किसी एरिया में क्या होता है, अपना रोशनी देते रहता है किसी न किसी एरिया में। तो बोला जा रहा है कि पूरे दुनिया में जो है क्या लगाया जाएगा, जो सूरज प्लेट जो होता है ना, सोलर प्लेट, पूरे दुनिया में सोलर प्लेट लगा दिया जाएगा। ठीक है, और उस सोलर प्लेट को जब लगाया जाएगा तो उससे बिजली उत्पन्न होगा और उस बिजली को जो है एक ग्रिड में लाके जमा किया जाएगा। जैसे कि अलग अलग जगह ग्रिड बना दिया जाएगा और उस ग्रिड को जो है इस तरीके से देख रहे हैं, जो लाइन है उस लाइन से कनेक्ट कर दिया जाएगा। इससे क्या होगा, पूरे दुनिया में जो है 24 घंटा पूरे दुनिया में जो है बिजली की आपूर्ति होती रहेगी। क्योंकि आपको पता है कि अगर भारत में रात हो जाएगा तो अमेरिका में दिन रहेगा। आपको पता है ना, अगर अमेरिका में रात है तो भारत में दिन है, तो भारत से बिजली उत्पादन हो जाएगा। तो एक सारे जो पूरी दुनिया एक ग्रिड में जुड़ जाएगा। उससे क्या होगा कि जो रिन्यूएबल एनर्जी है उस पर, जो रिन्यूएबल एनर्जी है उससे पूरी दुनिया में क्या होगी कि जो भी आपकी इंडस्ट्री है, जो कुछ एक तरीके से क्लीन एनर्जी पूरी दुनिया में उत्पन्न किया जाएगा। पूरी दुनिया में जो है क्लीन एनर्जी उत्पन्न किया जाएगा। जो आज पूरे कोयला पर निर्भर है पूरी दुनिया, उस कोयले से आपके बच सकती है। जो प्रधानमंत्री का, जो मोदी जी का आइडिया है 1 वर्ल्ड 1 सन 1 ग्रिड का जो आइडिया है, अगर इस आइडिया को अपना लिया जाता है और इस आइडिया को जो है आपके जो ग्लासगो में जलवायु परिवर्तन सम्मेलन होगा वहाँ पर इसका उद्घाटन किया जा सकता है, इसे लॉन्च किया जा सकता है भारत के प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा। ठीक है, और यहाँ पर नीचे आप पढ़ सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के बारे में देख लीजिए। तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन जो आपका एक अंतर सरकारी संगठन है और इसका गठन कब किया जाता है, तो 2015 में इसका गठन किया जाता है। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन फ्रेमवर्क की 21वीं बैठक के दौरान इसकी स्थापना की गई थी। और इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और वर्तमान में इसमें कितने देश हैं, ये देश चेक कर लीजिएगा, क्योंकि देश हमेशा चेंज होते रहते हैं। और आपको याद रखना है कि इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो इसका मुख्यालय है गुरुग्राम, इसका मुख्यालय है भारत के गुरुग्राम में। उसके बाद है कि जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, इसका लक्ष्य है कि वर्ष 2023 तक जो है 1000 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक की राशि जुटाते हुए जो है सदस्य देशों की ऊर्जा जरूरतों के लिए जो है सोलर उत्पादन, भंडारण और प्रौद्योगिकी का मार्ग प्रशस्त किया जाएगा। इतना आपको नोट कर लेना है। नेक्स्ट है कि जैविक हथियारों से निपटने के लिए कमर कसने की ज़रूरत है। किसके द्वारा बोला गया है, तो अजीत डोभाल के द्वारा बोला गया है। अजीत डोभाल कौन है, तो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। जैविक हथियार होता क्या है, तो आपको समझना कि कोई वायरस है या बैक्टीरिया,
उसके डीएनए में कुछ ऐसा चेंज कर दिया जाए कि उसकी जो है संक्रमण क्षमता बहुत ज़्यादा हो जाए। अगर किसी को संक्रमित कर दे तो अगर किसी व्यक्ति को संक्रमित कर दे तो उससे उस व्यक्ति की मौत हो जाए तो उसे हम लोग बोलेंगे जैविक हथियार। अगर मौत भी ना हो तो उस व्यक्ति को इतना प्रभावित कर दे कि मौत होने की कगार पर आ जाए, ठीक है। तो अब बहुत बड़े मास लेवल पर जो है लोगों को संक्रमित कर दे कोई भी वायरस या बैक्टीरिया, उसे क्या बोलेंगे हम लोग? जैविक हथियार बोलेंगे। जैसे आप उदाहरण से आज समझ सकते हैं कोरोना, जो कोरोना वायरस है इसे बोला जाता है कि एक जैविक हथियार है जो कोरोना के जो चाइना के लेबोरेटरी से बना था। जो कोरोना है चाइना के लेबोरेटरी से बना था और पूरे दुनिया में आज फैल गया। तो एक तरीके से क्या है, ये जैविक हथियार है। लेकिन जैविक हथियार पर जो है कंट्रोल करने के लिए बहुत से प्रोटोकॉल भी आए हैं। इसमें देख लीजिए, जैविक हथियारों के इस्तेमाल पर रोक की शुरुआत जो है 1925 में जिनेवा प्रोटोकॉल से हुई है। इसमें जो है जैविक हथियारों को रखने या बनाने पर नहीं, नोट कीजिएगा, जैविक हथियारों को रखने या बनाने पर नहीं लेकिन प्रयोग करने पर रोक की बात की गई है जिनेवा प्रोटोकॉल में। लेकिन 1972 में जो है बायोलॉजिकल वेपन्स कन्वेंशन में बोला गया कि नहीं, जैविक हथियार बनाने, वे रखने और उसका इस्तेमाल करने तीनों पर कौन रोक लगाता है? तो बायोलॉजिकल वेपन्स कन्वेंशन 1972 लगाता है। और बायोलॉजिकल वेपन्स कन्वेंशन ये लागू कब से होता है? तो 26 मार्च 1975 से आपके लागू हो जाता है। और इसमें कितने मेंबर अभी हैं? तो इसमें 183 मेंबर हैं। इतना आपको याद रखना है, यहाँ पर इसे आप लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है पेगासस की बिक्री सिर्फ सरकारी एजेंसियों को किसके द्वारा बोला गया? तो जो इजराइल के नए राजदूत हैं नाओर गिलोन, इनके द्वारा बोला गया कि जो पेगासस सॉफ्टवेयर को सिर्फ जो है सरकारी संस्थाओं को ही बेचा जाता है, जैसे कि सरकार को और सरकारी जो एजेंसी है उनको बेचा जाता है। पेगासस क्या है? तो पेगासस क्या है? एक आपके सॉफ्टवेयर है जो क्या करता है, इसे बोल सकते हैं पेगासस क्या है? एक जासूसी सॉफ्टवेयर है। क्या है? एक जासूसी सॉफ्टवेयर है। कल इसके बारे में आपको हम डिटेल से बताए हैं, फिर भी यहाँ बता देते हैं कि पेगासस क्या है। एक जासूसी सॉफ्टवेयर है जो आपके फ़ोन में जो है, आपके फ़ोन पर जो है एक मिस कॉल या मैसेज के माध्यम से आपके फ़ोन में जो पेगासस सॉफ्टवेयर है इंस्टॉल हो जाता है, ठीक है। और जो पेगासस सॉफ्टवेयर है खरीदता कौन है? तो सरकार और सरकारी एजेंसियाँ। तो सरकार और सरकारी एजेंसियाँ ही आपको जो है निशाना बनाने के लिए, आपकी जानकारी चुराने के लिए आप क्या करते हैं, उसके लिए पेगासस सॉफ्टवेयर आपके फ़ोन में इंस्टॉल किया जा सकता है। और भारत में बोला गया करीब 300 लोगों के जो मोबाइल में था पेगासस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया गया था सरकार के द्वारा। तो अब जो है सुप्रीम कोर्ट एक कमेटी का गठन कर दी है इसको जांच करने के लिए कि हाँ, अगर सही में अगर पेगासस का इस्तेमाल 300 जो लोगों हैं उन पर हुआ है तो सच में हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर हुआ है तो कानून है उसके जो अधीन हुआ है कि कानून के बाहर जाके उनका सर्विलांस किया गया है। तो उन सभी मुद्दों को कौन देखेगी? एक समिति गठित की गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट है कि निर्यात में भारत का शानदार प्रदर्शन, चीन समेत G7 देशों को पीछे छोड़ भारी आयात बिल के बावजूद नियंत्रण में रहेगा चालू खाते का घाटा। भारतीय वस्तुओं के निर्यात में जो है 47% की वृद्धि दर्ज की गई। इसे नोट कीजिएगा, आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट है कि G7 में अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, कनाडा, इटली, फ्रांस व जर्मनी शामिल हैं और ये सभी दुनिया के जो हैं विकसित देश हैं। हालांकि वर्ष 2021 में जो है जनवरी जुलाई के निर्यात में पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले होने वाली बढ़ोतरी दर में जो है भारत इस 7 विकसित देशों से काफ़ी आगे निकल गया है। इसमें आपको याद रखना है कि MyGOV ने अपने ट्वीट में कहा कि विश्व व्यापार संगठन से जारी आंकड़े के मुताबिक जो है इस साल जनवरी जुलाई में भारतीय वस्तुओं के निर्यात में जो है 47% की वृद्धि दर्ज की गई है। और इस साल जनवरी से जुलाई में जो है G7 देशों में इटली का निर्यात कितना रहा? तो सबसे अधिक रहता है, कितना परसेंट रहता है? 33% की बढ़ोतरी रहता है, जबकि कनाडा का आपके 32% रहता है। और उसी क्रम में आपके फ्रांस का 27% रहता है, जर्मनी का 26% रहता है, जापान का 25% रहता है और अमेरिका का 24% रहता है और ब्रिटेन का जो है 20% आपकी बढ़ोतरी रही है। WHO की रिपोर्ट के मुताबिक जो है इस साल जनवरी जुलाई में जो है चीन के निर्यात में पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले जो है 34% का इजाफा देखा गया है, जबकि भारत के निर्यात में कितना? 47%। तो आपको याद रखना है, आपसे पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में। नेक्स्ट है कि पलायन की
मजबूरी ये बिहार पर अटकिल है। तो जो बीपीएससी की तैयारी करते हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको यहाँ से मेंस का बहुत सा पॉइंट मिलेगा। तो बिहार के लोगों के लिए जो है पलायन की बड़ी वजह रोजगार है और क्या है, शिक्षा है। 2011 की जनगणना के आंकड़े यही बताते हैं, तो इसे एक बार आप लोग पढ़ लीजिए। पलायन एक सामाजिक समस्या है। क्या है? पलायन एक सामाजिक आर्थिक समस्या है। बिहार की पुरानी समस्या है पलायन। वहाँ की एक बड़ी आबादी किसी न किसी मजबूरी से जो है बिहार की दूसरे राज्यों में जाकर जीवन यापन करती है। पिछले विधानसभा चुनाव में राजद ने 10 लाख सरकारी नौकरी देने का वादा किया था, जबकि बीजेपी ने जो है 19 लाख लोगों को रोजगार देने का वादा किया था, लेकिन सारे धरे के धरे रह गए। उसी क्रम में आगे टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस की जर्नल ऑफ माइग्रेशन अफेयर्स की एक रिपोर्ट आती है और इस रिपोर्ट के अनुसार बोला जाता है कि 1951 से 1961 तक जो है 4% दूसरे राज्यों में पलायन करते थे, जबकि 2001 से 2011 के बीच में जो है कितने लोग पलायन कर गए, तो करीब 93 लाख लोग जो है बिहार छोड़कर दूसरे राज्य में चले गए। कितने? 93 लाख लोग जो हैं दूसरे राज्य में चले गए बिहार के छोड़कर। और देश के जो है पलायन करने वाली कुल आबादी का जो है 13% हिस्सा अकेले आपके बिहार का है। कितना? आपके जो देश में जितना पलायन होता है उसके पलायन का टोटल आपके 13% जो हिस्सा है अकेले आपके बिहार का है। बिहार के पलायन की सबसे बड़ी वजह रोजगार और शिक्षा है। यहाँ पर देखिए प्लान लिखा गया है, तो सब चीज़ चेंज कर लीजिएगा आप लोग। पलायन, तो बिहार के जो है पलायन की सबसे बड़ी जो वजह क्या है, तो रोजगार और शिक्षा इसकी सबसे बड़ी वजह है। 2011 की जनगणना के आंकड़े यह बताते हैं कि बिहार में जो है उद्योग धंधे के नाम पर कुछ भी नहीं है। बिहार में जो है उद्योग धंधे के नाम पर कुछ भी नहीं है। बेहतर शिक्षण संस्थाओं की भी कमी है और इसी कारण जो है युवाओं दूसरे राज्यों की ओर पलायन करने के लिए क्या होते हैं, मजबूर होते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कह चुके हैं कि बिहार के किनारे समुद्र नहीं है। बिहार क्या है, लैंडलॉक स्टेट होने की वजह से जो बड़े उद्योग बिहार में नहीं लग सकते हैं, जो नीतीश कुमार का कहना है। उसके बाद इसी क्रम में आगे आर्टिकल में बताया जाता है कि हालांकि बिहार एक लौता लैंडलॉक स्टेट नहीं है, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश जैसे बड़े राज्य भी समुद्र किनारे नहीं हैं, लेकिन यहाँ जो है बिहार के मुकाबले ज़्यादा फैक्ट्रियाँ हैं। यहाँ तक कि दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश, झारखंड, असम जैसे छोटे राज्य भी आपके बिहार से बेहतर स्थिति में हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि बिहार इकोनॉमिक सर्वे बताता है कि बिहार की हर फैक्ट्री में काम करने वाले जो वर्कर हैं हर साल कितना कमाते हैं, तो 1.29 लाख रुपये कमा लेते हैं। बिहार की एक फैक्ट्री में जो है औसत कितने मजदूर काम करते हैं, इसे नोट कीजिएगा। तो बिहार में जो है एक फैक्ट्री में औसत जो है 40 मजदूर को आपको रोजगार दिया जाता है। 2020 में जो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन साइंस नामक संस्था ने जो है बिहार और यूपी से पलायन करने वाले लोगों को अध्ययन किया और उस अध्ययन के मुताबिक जो है बिहार से लगभग हर दूसरे परिवार का कोई ना कोई व्यक्ति जो है पलायन करके बाहर गया है, मतलब कि पलायन करने के लिए मजबूर हो गया है बिहार से। तो लास्ट में बोला जाता है कि सवाल है कि अगर राज्य सरकारें अपने लोगों की मूल ज़रूरतें पूरी करने लायक रोजगार की व्यवस्था नहीं कर पा रही हैं, तो लोग इसे मुद्दा क्यों नहीं बनाते हैं, लोग क्यों नहीं सरकार से पूछते हैं कि तुम हमें रोज़गार क्यों नहीं दे रहे हो। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि बिहार में ज़्यादातर लोग तो जातिवादी के नाम पर चलते हैं, तो इसीलिए सरकार से कोई पूछता भी नहीं है। लोग जब तक सामने आकर जो है इसे उठाएंगे नहीं, तब तक इसका समाधान मुश्किल है। लोगों को रोज़गार नहीं दिया जाएगा। सीधे पलायन कर जाने से बात नहीं बनेगा। अगर आप सीधे बिहार सोचिएगा अच्छा ठीक है रोज़गार कुछ नहीं दे रही है सरकार, चलते हैं बिहार से बाहर, तो कोई फ़ायदा नहीं है, कोई उपाय नहीं है। आपको बिहार में रहना है और सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाना है, सरकार से सवाल पूछना है, तभी आपको रोज़गार बिहार में मिलेगा, वरना आप बाहर ही जाते रहिएगा, हमेशा दूसरे ही देशों में जाइएगा और वहाँ पर अपमान सहता ही रहिएगा। तो आप सभी लोगों को जो है एक होके जो है सरकार के विरोध में खड़ा होके या सरकार से बात करना होगा कि आप जो है बिहार में इंडस्ट्री लगवाइए। जो भी आपका माहौल अगर ख़राब बिहार में है, कि जैसे कि बिहार में बोला जाता है कि अगर कोई कंपनी इंडस्ट्री लगाने आती है तो उनसे वसूली की जाती है, तो ये जो वसूली वाला धंधा है, ये सब सारे जो भी आपके इलीगल काम होता है उससे बंद किया जाए और जो भी कंपनियां बिहार में आना चाहती है तो उनको खुली हाथों से स्वागत किया जाए।
उसके बाद नेक्स्ट है कि अफ़गानिस्तान संकट को लेकर भारत चिंतित, अमेरिका के द्वारा बोला गया है। आपको पता है कि जो अफ़गानिस्तान है, अफ़गानिस्तान में तालिबान की सरकार आ गई है और जो अफ़गानिस्तान है, अफ़गानिस्तान में लगातार जो है बम ब्लास्ट हो रहा है। एक तरीके से बोल सकते हैं कि जो तालिबान है, तालिबान से अफ़गानिस्तान की सत्ता संभल नहीं रही है। उसके बाद यहाँ पर लिखा गया है कि तजाकिस्तान और अफ़गान सीमाएँ पर अग्रिम चौकी बनाएगा चीन। तो बस जान लीजिए, कोई ज़रूरत हमारे लिए नहीं उतना है। उसके बाद है कि पाकिस्तान में सरकार नहीं रोक पा रही है TLP का इस्लामाबाद मार्च। TLP ये कौन है? तहरीक ए लबैक पाकिस्तान। आपको याद रखना है कि जो तहरीक ए लबैक पाकिस्तान है, ये आपके राइट विंग पार्टी हैं, मतलब ये धर्म के नाम पर बहुत ज़्यादा उग्र होते हैं। तो इनका मांग क्या है? आप लोग बहुत दिन से सुन भी रहे होंगे। तो देखिए, इनका मांग है, आपको याद होगा कि फ्रांस में शायद एक चार्लो हेब्दो को करके एक मैगज़ीन है, उसने जो है मोहम्मद पैगंबर का कार्टून बना दिया था। आपको याद है ना? जब वो कार्टून बना दिया गया था तो उस कार्टून बोला गया कि जो मुस्लिम वर्ल्ड है, जो बहुत से कंट्री के जो मुस्लिम के जो नेता हैं, उनके द्वारा बोला गया कि चार्ली हेब्दो ने जो है पैगंबर का अपमान किया है, मुस्लिम का अपमान किया है। तो उसी क्रम में जो पाकिस्तान में भी आपके जो तहरीक ए लबैक है, उसने बोला कि जो फ्रांस के राजदूत हैं पाकिस्तान में, उसे बाहर कर दिया जाए, क्योंकि जो चार्ली हेब्दो है कहाँ पर है? आपके फ्रांस में है। कहाँ पर है? फ्रांस में है। और जो फ्रांस के राष्ट्रपति थे, उनके द्वारा स्टेटमेंट दिया गया था कि बोलते हैं ना कि एक अपनी बात रखने की स्वतंत्रता है पेपर को, तो उसी प्रकार का स्टेटमेंट दिया गया था। तो उसी के खिलाफ में जो है आपके तहरीक ए लबैक के द्वारा बोला गया कि जो भी आपके फ्रांस के राजदूत हैं, उनको पाकिस्तान से बाहर कर दिया जाए। और उसी खिलाफ में जो है एक बड़ा सा आंदोलन पिछले साल किया गया था तहरीक ए लबैक के द्वारा। और उसी क्रम में जो आपके तहरीक ए लबैक के नेता थे, उनका नाम है साद रिजवी, उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। तो उसी के जो गिरफ्तार कर लिया गया, तो उनको बोला गया, जब ये जो आपके तरह की जो लबैक हैं, जो उनके द्वारा बोला जा रहा है कि आप उन्हें रिहा करें, पाकिस्तान सरकार को बोला जा रहा है। और उसी क्रम में जो तहरीक लबैक के करीब जो है करीब 20 से 30 हज़ार लोग जो हैं आपके जो पाकिस्तान की राजधानी है उसके तरफ कूच कर गए हैं। तो यही मामला आपके पाकिस्तान में चल रहा है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कि चीन का हथियार परीक्षण, स्पुतनिक मूवमेंट के करीब अमेरिका। तो स्पुतनिक मूवमेंट क्या है, यहाँ पर पढ़ लीजिए। जनरल मार्क ने स्पुतनिक मूवमेंट का उल्लेख कर लंबे समय तक जो है अमेरिका व सोवियत संघ के बीच चले तनाव की याद दिलाई। स्पुतनिक सोवियत संघ का एक जो है उपग्रह था, जिसे वर्ष 1975 में छोड़ा गया था। और इससे जो है अमेरिका में भय पैदा हो गया था कि अंतरिक्ष की दौड़ में सोवियत संघ आगे निकल जाएगा। लेकिन इसके साथ ही हथियार की होड़ शुरू हो गई और सोवियत संघ के विघटन होने के बाद ही इसकी रफ्तार कम होने में 30 साल लग गए हैं। तो कहने का इनका मतलब है कि जिस प्रकार से चीन ने जो है हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया है, तो उस प्रकार से पूरी दुनिया डर जाएगी। जैसे कि भारत डर जाएंगे, भारत भी डर ही जाएगी ना, आपके अमेरिका भी डर जाएगी। तो क्या करेंगे हम भी, भारत भी है, अमेरिका भी है, हम लोग क्या करेंगे, हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने का प्रयास करेंगे। तो इससे क्या होगा कि जो क्षेत्र है, पूरी दुनिया है, उसमें एक फिर से जो है मिसाइल का दौर शुरू हो जाएगा और पूरी दुनिया में तनाव बढ़ जाएगा। पूरी दुनिया में क्या हो जाएगा, तनाव बढ़ जाएगा। आप लोग को याद होगा कि शीत युद्ध की घटना आप लोग को याद होगा, ठीक है। तो इनके द्वारा बोला जा रहा है जो आपके चाइना ने जो हाइपरसोनिक मिसाइल टेस्ट किया है वो एक तरीके से गलत है, जो पूरी दुनिया को हथियार की होड़ में आगे बढ़ा देगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कि रूस के अधिकांश कार्यस्थल बंद, राजधानी में आपके लॉकडाउन लगा दिया गया है। कहाँ पर? रूस की राजधानी मॉस्को में, क्योंकि वहाँ पर कोरोना वायरस का जो प्रकोप है तेज़ी से फैल रहा है। उसके बाद नेक्स्ट है कि म्यांमार में सेना का कहर, हिरासत में आपके प्रताड़ना। तो जो भी आपको पता है कि जो म्यांमार है, म्यांमार में आपके सैन्य शासन है, फरवरी में वहाँ पर तख्तापलट कर दिया गया था। और उसी क्रम में जो भी सेना की विरोध करती है तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है और उन्हें जो है बहुत खतरनाक तरीके से प्रताड़ित किया जाता है। तो यहाँ पर आपके 2 व्यक्ति के बारे में लिखा गया कि उनको किस तरीके से प्रताड़ना किया गया है, तो आप लोग यहाँ पर पढ़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कि अलीगढ़ में हुई जामिया मिलिया इस्लामिया की स्थापना। तो आज ही हुई थी, इसे पढ़ लीजिए। 1920 में जो आज ही पूर्व राष्ट्रपति जाकिर हुसैन के प्रयासों से जो है अलीगढ़ में जामिया मिलिया इस्लामिया की स्थापना की गई थी। 1925 में राजनीतिक संकट के चलते इस विश्वविद्यालय को जो है दिल्ली हस्तांतरित किया गया और 1988 में
इसे केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया, इसे नोट कर लीजिएगा। चोरी हो गई सबसे बड़े रत्नों में शुमार स्टार ऑफ इंडिया, तो इसे आप लोग पढ़ सकते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट है कि विजेंद्र ने मुक्केबाजी में दिलाया था पहला ओलंपिक, तो आज ही के दिन दिलाया था। कब दिलाया था? 2008 में बीजिंग ओलंपिक में, इसे नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जितना भी आज का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, सारे करंट अफेयर को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। आपको वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू।